रखने वाले क्षेत्र को क्या मिलेगा, गांव को, समाज को, देश को क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, दुकान का क्या होगा, महिलाओं के लिए बजट में क्या होगा, बेरोजगारों के लिए क्या रोजगार की बहार बजट लेकर आएगा, इनकम टैक्स स्लैब में क्या इस बार छूट मिलने वाली है। मगर आप सब ये बखूबी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की तबीयत ही बजट का मिजाज तय करती है, और साथ में कई और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आखिरकार कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं, बजट बनता कैसे है और कैसी है 2023 के बजट से उम्मीदें, इसी के लिए एबीपी न्यूज लेकर आया है एक ऐसी अनोखी और स्पेशल क्लास जिसमें 23 ऐसे चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और इस क्लास में सवालों के जवाब के लिए बागडोर थामेंगे जाने माने राजनीतिज्ञ सुरेश प्रभु जी। जोरदार तालियों के साथ सुरेश प्रभु जी का स्वागत कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सुरेश प्रभु जी जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंक के चेयरमैन रहे हैं, देश के वाणिज्य राज्य मंत्री, रेल मंत्री रह चुके हैं, और मोदी सरकार का पहला रेल बजट भी देश के सामने सुरेश प्रभु जी ने ही रखा था। तो आइए शुरू करते हैं प्रभु सर की बजट क्लास। इस क्लास में कुछ बेहद ही सम्मानीय मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा मैं आपसे उनका परिचय कराती रहूंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल प्रभु सर, जब बात बजट की होती है तो मोटे तौर पर बात इस संदर्भ में होती है कि साहब कितनी कमाई है, कितना खर्चा है। अब देश के बजट की जब बात हो रही है तो देश की आमदनी कहां कहां से, देश का खर्चा कहां कहां, बचत कैसे, इसका एक ब्यौरा। देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारा जो फैमिली बजट है, जो हर महिला अपने घर में चलाती है, उसमें और देश के बजट में बहुत अंतर नहीं है। क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि आमदनी होगी तो ही खर्चा किया जाएगा, और महिला के सामने तो बहुत और कठिनाइयाँ होती है। जो अपना पति कमा के लाएगा वो खुद कमाएगी, उसने उसकी कमा सीमित रहती है। सरकार के सामने और कुछ अवसर रहते हैं, जैसे सरकार कर्जा भी ले सकती है, सरकार टैक्सेस भी लगा सकती है, और अलग तरीके से भी सरकार धन जुटा सकती है। खर्चा क्या करना है ये भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती की समस्या रहती है, क्योंकि आप जितना कमाते उससे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उसका भी एक बुरा असर देश के ऊपर होगा, समाज के ऊपर होगा, लोगों को भी उसकी महंगाई बढ़ने के लिए भी उनको भी परेशानी होगी। तो इसीलिए दोनों सबको बैलेंस करना एक बहुत बड़ी मुश्किल समस्या होती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मोदी जी एक जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल देश के सामने रखी थी। गुजरात का बजट बहुत टाइम बैलेंस बजट रहता था। ये बहुत कठिन है कि आप जितनी आप कमाते थे उसके ऊपर ही खर्चा करिए। जैसे कि मेरी मराठी मेरी मातृभाषा है, उसमें कहा है कि पहले आपने जो कंबल आपको सर पे डालनी है तो पहले कंबल कितनी बड़ी है वो देखिए, और उस हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको कहाँ सोना है, कैसे सोना है। जो अपने हिंदी में बोलते हैं ना, उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर है। बिल्कुल सही। तो ये ही उन्होंने बहुत सारे राज्य नहीं कर पाते, सरकार भी नहीं कर पाती है, केंद्र की भी, लेकिन मोदी जी ने किया था। लेकिन यही मुझे लगता है ये सबसे बड़ी समस्या हमारे वित्त मंत्री के सामने यही रहेगी कि लोगों की उम्मीदें तो बहुत है जी, और उम्मीदों निभाने के लिए अपने पास जो एवेन्यूज है वो इतने बड़े नहीं है जो करने चाहिए। तो सीमित रिसोर्सेज में किस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, क्योंकि लक्ष्य देश के सामने है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आइए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो बिना वक्त गवाए पहले मेहमान का रुख करेंगे हम। कमल सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में खेती करना लाभदायक नहीं रहा है, इसलिए किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इस बजट में सरकार क्या करने जा रही है किसानों को जिंदा रखने के लिए, कर्ज माफी या अन्य कोई? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसान हमारी सिर्फ अर्थव्यवस्था के नहीं तो समाज व्यवस्था के भी एक बहुत बड़े अहम बिंदु है। तो किसान के बिना तो देश चल ही नहीं सकता। तो किसान का हित देखना ये तो सरकार का परम कर्तव्य बनता है। और मोदी जी ने आपने देखा होगा तो कुछ समय से किसानों के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं।
जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े कदम शायद किसी सरकार ने पहले नहीं उठाए होंगे। इसलिए सिर्फ एक बजट को ही नहीं देखते रहे, आप पूरी देखेंगे कि किसानों के लिए क्या किया गया। किसानों के लिए बीमा की व्यवस्था आवश्यक है, किसान के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, तो बड़ी मात्रा में जो किसान को ऋण मिलता है उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। किसान को खाद मिलना चाहिए, किसान को पानी की समस्या होनी चाहिए, हर घर पानी की व्यवस्था हो ही रही है, उसी तरह से हर खेत तक भी पानी किस तरह से पहुँचे उसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझे लगता है किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में आज तक भी बड़े कदम उठाए गए। मुझे पूरा विश्वास है कि यही सिलसिला जारी रहेगा कि बजट में भी किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सरकार की तरफ से तोहफा जरूर दिया जाएगा। प्रभु सर, लेकिन हमने देखा है कि जब चुनाव होते हैं, राज्यों में भी चुनाव होते हैं, तो वहां पर नेताओं की तरफ से, राजनीतिक दलों से कर्ज माफी जिसको लेकर वो सवाल कर रहे थे, तो उसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और इस बार क्योंकि ये मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये चैलेंज रहने वाला है, लोक लुभावन बजट या फिर फिस्कल प्रूडेंस वाला बजट। देखिए, एक्चुअली ये दुर्भाग्य से हम कहते हैं कि पॉपुलिस्ट है बजट या पॉपुलिस्ट नहीं है। पॉपुलिस्ट के भी हटकर हम ये कह सकते हैं कि क्या ये बजट पीपल के लिए, लोगों के लिए है कि नहीं। तो यदि लोगों के लिए है तो वो पॉपुलिस्ट कैसे कहा जाता है, वो लोगों के हित का बजट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बजट लोगों के हित में ही होगा। आम जनता की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भी पूरी कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जाएगी। अगले हमारे जो मेहमान हैं वो व्यापारी हैं, समीर त्रेहान सर। समीर त्रेहान जी, आपका सवाल क्या है? आज की तारीख में जितना भी व्यापारी वर्ग है बहुत तरह के टैक्सेस का सामना कर रहा है। उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, उसको जीएसटी भी देना पड़ता है, और पिछले आप 4-5 साल में देखिए डिजिटली पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये चीज़ें आज महसूस नहीं हो रही है कि डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी व्यापारी को अपनी जेब से उसका कोई हिस्सा देना पड़ता है, चाहे उस पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो या किसी डिजिटल पेमेंट पे हो। आपको ऐसा लगता है कि इस बजट में इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर व्यापारियों को कुछ टैक्स न देना पड़े, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो व्यापारी कलेक्ट तो करता है, लेकिन उसका जो भुगतान है वो सही माने में उपभोक्ता करता है। इनकम टैक्स अलग है, वो डायरेक्ट टैक्स है। वो डायरेक्ट टैक्स है, इसके लिए आप जितनी आमदनी करेंगे, आपको यदि आमदनी ज़्यादा बढ़ती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स दिया जाता है। डिजिटल पेमेंट इज़ अ मोड्स ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। डिजिटल पेमेंट एक अपने आप में कोई व्यवस्था नहीं है, आपने कुछ अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन है कि आपने कुछ खरीदा, उसका भुगतान करना है, इसके लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा होती है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। डिजिटल सुविधा को, डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। या होगा भी तो बहुत ही नॉमिनल होना चाहिए, बिल्कुल, यानी उसका किसी के ऊपर बोझ न पड़े, ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं, वो ये बिल्कुल सही है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका बोझ लोगों के ऊपर नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और उसको प्रायोरिटी मिलेगी। लोग ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करके, जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही लोगों को भी लाभ होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आती है, पेमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, छोटे व्यापारियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पहले जरा स्वास्थ्य क्षेत्र, क्योंकि वो 2 साल जो कोरोना के गुजरे उसमें सबने कहीं ना कहीं फोकस में, सेंटर में स्वास्थ्य क्षेत्र को लाकर खड़ा कर दिया, और फिलहाल उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो डॉक्टर अंशुमान, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से? आपका सवाल। स्वास्थ्य की लचर हालत सबको पता है, उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है। बजट से उम्मीद इतनी होती है जितनी 4 थ्योरी है हमारी फार्मूला कैलकुलेट करने, उससे जो बेस्ट थ्योरी मानिए उससे कहता है 5% हिंदुस्तान के हिसाब से जीडीपी का स्वास्थ्य पे आना चाहिए। जो अभी भी प्रोजेक्टेड 2025 में 2.5% है। रिसर्च पे 2% की बात होती है, हमारा 0.02% है। और प्रिवेंशन पे जो हमारे हेल्थ बजट को लोड कम कर सकता है वो हमारे 0.008% है। तो प्रिवेंशन पे हमारा काम नहीं है।
कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है, और इसमें मशरूमिंग हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो ये बजट एलोकेशन क्या हम डिसेंट्रलाइज डिसेगमेंट करके कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं, रिसर्च और प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, खास करके लाइफस्टाइल डिजीज को, तो हमारा देश का स्वास्थ्य कुछ बेहतर होगा। नहीं तो कैंसर तो है ही स्वास्थ्य व्यवस्था को, अब वेंटिलेटर पे भी है, कोरोना में आपने देखा ही। इसके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल, ये दूरगामी जो सोच चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल सही है। जी। देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारी जो एक लक्ष्य हमारे सामने काफ़ी सालों से हमने रखा है देश के सामने कि 6%, 6% ऑफ GDP शुड गो इनटू हेल्थ केयर, ऐसा हमारा एक लक्ष्य रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि केंद्र सरकार का जो अभी बजट आएगा वो एक ही सरकार का, केंद्र सरकार का बजट रहेगा, उसमें 6% तक हम नहीं पहुँचे। लेकिन हेल्थ इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ हैंडल बाय स्टेट्स और सेंटर, दोनों मिलकर ही उसको हैंडल करते हैं। तो हमारे जितने भी राज्य हैं उनके जो बजट हेल्थ के लिए किया जाता है उसको भी उसमें हम साथ में लेना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि टोटल GDP का कितना हिस्सा हेल्थ केयर पे जाता है। यदि आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि हेल्थ के बजट में राज्य के और केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार ने उसमें लीड लिया है। आपको मालूम है नेशनल हेल्थ मिशन आज मोदी सरकार चला रही है, उसमें बहुत सारे बिंदु है। उसमें एक तो बहुत बड़ी मात्रा में जो आयुष्मान भारत योजना जो है, इसमें लोगों को आज, पहले हमारे पास दुर्भाग्य से हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बड़ी अच्छी रोबोस्ट सिस्टम नहीं है। तो कोई बीमार हो जाता है तो जो बीमार जो हो गया वो तो बीमार हो ही गया, लेकिन उसका परिवार भी बीमार हो जाता है, क्योंकि अभी पैसे कहाँ से देंगे, इतना बिल आएगा हॉस्पिटल से, कहाँ से भुगतान कराएंगे। तो मुझे लगता है इसीलिए आयुष्मान भारत इट्स अ वेरी गुड सोशल सिक्योरिटी की एक योजना बनी है। इसमें से बहुत सारे जो इलाज के है, जैसे इंक्लूडिंग कैंसर, इसके ऊपर भी आज सरकार की तरफ से उसके लिए धन दिया जाता है। डायलिसिस करने के लिए भी सरकार की तरफ से धन देने की योजना है, और उसका यूनिवर्सलाइजेशन बढ़ रहा है, वो कैशलेस होता है। आप कहीं कोई भी अस्पताल में जाके उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये बड़ी मात्रा में ये योजना काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। फिर जो खास करके बड़े बड़े जो रोग है, डिसीज़ है, इसके ऊपर भी अलग से नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रिवेंटिव हेल्थ, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें से काम है। प्रिवेंटिव हेल्थ इस तरह है कि आपको पहले बीमारी ना हो, तो इसके लिए आयुष की तरफ से भी बहुत बड़ी मात्रा में काम किया जा रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो अभी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च हमको करना चाहिए कि प्रिडिक्टिव मेडिसिन के ऊपर जो जीनोमिक्स है, कि आपको पहले ये खबर चले पहले ही, यानी कोई एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता चले, डॉक्टर को ही पता चले कि आपके जीन्स में कुछ ऐसी कुछ कमी रही है, क्योंकि आपके पिछले कुछ पीढ़ियों में ऐसी कुछ कमियां रही थी, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टिव मेडिसिन के लिए भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। वो रिसर्च करने के लिए भी जीनोमिक्स में हो, अलग अलग इस तरह के बिंदुओं के ऊपर भी काम चल रहा है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लेके यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है ब्लॉकचेन खास करके आपको ये पता चल सकता है कि इतने इतने बड़े बड़े जो वर्ग है हमारे समाज के, इसी एक वर्ग को यदि एक बीमारी से वो परेशान होते हैं, जो डायबिटीज़ होगी, जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, तो मुझे लगता है ऐसे ऊपर भी हम टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो। इसीलिए टेक्नोलॉजी, आपने बिल्कुल सही कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट should not be just limited to one disease, but to look at drug delivery system, healthcare delivery system, उसको किस तरह से लाया जाए, इसके ऊपर भी